मुश्किल होती है। तो बीआरएस के तो मैं खुद करवाऊंगी आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा हर एक एमसीक्यू में कोई ना कोई ऐसा ट्रिकी पॉइंट होता है। लेकिन बैड एंड डाउटफुल डेट मुझे लगता है आप लोग भी बोर हो गए होंगे, सेम वही स्टेप्स हैं। तो प्लीज इसको 4 दिनों में करें। आज कल फिर परसों इस तरह संडे तक। लेकिन प्लीज जहां मसला हो तो ग्रुप में मुझे मंडे को बता दे कि ये वाला एमसीक्यू करवा दें, ताकि फिर वो ना एक मैं नहीं चाहती कोई चीज छोड़ दूं मैं। फिर वो बंदे के वैसे ही दिल में रह जाता है कि पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया, या हुआ या नहीं हुआ। अक्सर बच्चे होते हैं वो जान पूछे नहीं बता रहे होते कि नहीं पता नहीं सबसे हो गया मुझसे नहीं हुआ, या फिर मैंने नहीं करवाया। तो ये फिर बता दीजिएगा मुझे कि ये एमसीक्यू नहीं हुआ। लेकिन प्लीज करें। ये जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है ना, आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना आप करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। चाहे आईटीए है या आगे कैप 1 है, FR1 है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग FR2 है, उसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। अच्छा जी, आए कहा था ये थे कल एमसीक्यूज। बस आज आखिरी ये क्लास है इस बैट एंड डाउट फुड डेट की। कल से इंशाल्लाह बीआरएस स्टार्ट करेंगे। बताएं जी, कहाँ तक कर रहे थे कल एमसीक्यूज? मेरे ख्याल से 34 तक करवाए थे। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 35 कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 फैसल ट्रेडर्स टर्न ओवर टोटल 3 मिलियन। अगेन वही बात कह रहा है कि 3 मिलियन टर्न ओवर है। टर्न ओवर मीन्स कल मैंने आपको करवाया था टोटल सेल्स, यानी कि इसमें कैश सेल्स भी हैं, इसमें क्रेडिट सेल्स भी हैं। इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू 4%। यानी जो क्रेडिट सेल्स हैं, जो डेटर्स हैं, वो इसका 4% है। तो ले 300,000 का 4%। कितना आया आपके पास? 120,000। तो ये आपके पास बन गए हैं डेटर्स। यानी इस सवाल में जिस तरह हमने ऊपर किया था एमसीक्यू नंबर 34, सेम ऐसा ही है। सॉरी, एक और सवाल ऊपर किया था 34 से ऊपर, उसे भी 10 ओवर आपको दिया हुआ था। कहता है उसका 4% जो है वो डेटर्स हैं, तो आपने डेटर्स मालूम करनी है। आगे वो आपसे कहता है कि एफएल विशेस टू मेंटेन इट्स डाउटफुल डेट अलाउंस 3%। 3% मीन जनरल अलाउंस की परसेंटेज आपको दी हुई है। एंड डिस्कवर्स दैट द अलाउंस एज अ रिजल्ट इज 25% हायर देन इट वाज अ ईयर बिफोर। यानी लास्ट ईयर का मैंने आपको बताया था हमेशा जो अलाउंस होता है वो होता है 100% के। तो करंट ईयर इस साल का जो अलाउंस है वो 25% ज्यादा है। यानी 100 में 25% ऐड कर दो तो इस साल का अलाउंस हो गया 125%। ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक irrecoverable debts of 3200 were written off। वर रिटन ऑफ, मैंने आपसे कहा था वर रिटन ऑफ का मतलब है कि ऑलरेडी माइनस हो चुका है। यानी जो डेटर्स है वो आपके पास एडजस्टेड है, आपको दोबारा से माइनस करने की जरूरत नहीं है। वर रिटर्न ऑफ। और आगे वो आपसे कहता है कि एन इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ 3 इयर्स प्रीवियसली। यानी 3 साल पहले एक बंदा था जिसे आपने बैड डेट इररिकवरेबल डेट कहा था, उससे 150 रुपए रिकवर हो गए, तो इसे हम कहते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट। यानी इस सवाल में रिकवरी भी है, इस सवाल में आपके पास बैड डेट्स भी हैं। तो बैड डेट्स आपके पास सवाल में हो गए 3200, और रिकवरी ऑफ बैड डेट आपके पास हो गई है 150। अब मांग क्या रहा है वो आपसे? नेट चार्ज। नेट चार्ज मींस एसओसीआई यानी स्टेप नंबर 3। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करते हैं। सेम वही स्टेप नंबर 1, चाहे एडजस्टेड हो अनएडजस्टेड हो, आपने बैड डेट की डबल एंट्री करनी है। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर्स क्रेडिट 3200। लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेजर इसलिए आप नहीं बना सकते स्टेप नंबर 1 में डेटर्स का, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको एडजस्टेड दिए हुए हैं, तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 पर जाते हैं। कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। इस सवाल में कोई भी स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, जीरो। कोई कस्टमर का नाम वगैरह मेंशन नहीं है। जनरल अलाउंस का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड कैरेट डाउन ऑफ डेटर्स। वो स्टेप नंबर 1 से आपने निकाल लिया 120, माइनस गुड डेट 0, माइनस स्पेसिफिक अलाउंस 0, इन 2% आपके पास है 3%। 3600। तो स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस इज इक्वल्स टू कैरेट डाउन अलाउंस। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कैरेट डाउन या टोटल अलाउंस आ गया आपके पास 3600 का। इसमें लेस करेंगे ओपनिंग अलाउंस।
अब ये आपको नहीं पता, लेकिन इसके लिए हम वो परसेंटेज लगा के कर सकते हैं। अब इस साल का अलाउंस आया है 3600, जो कि 125% के इक्वल है। तो पिछले साल का कम होगा 25 से, यानी पिछले साल का अलाउंस 100 होगा, तो ये आ गया 2880। तो आप 2880 लेस कर दें तो आपके पास आ गया इंक्रीज इन अलाउंस 720 का। अब उसने आपसे कहा हुआ है कि स्टेप नंबर 3 तक जाओ, यानी हमें बताओ एसओसीआई कितनी आई है। तो हम स्टेप नंबर 3 तक जाएंगे। तो हम इंक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री करेंगे। बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट और अलाउंसेस क्रेडिट। उसके बाद हम कहेंगे रिकवरी की। रिकवरी भी तो है, कैश डेबिट, हमें कैश मिला 150 रुपए का, और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होता है रिकवरी में। अब हम एक लेजर बनाएंगे, उससे एसोसियाई निकल आएगी, बैड डेट एंड डाउटफुल डेट के नाम से। सबसे पहले यहाँ पर डेटर का रेफरेंस देकर आएगा बैड डेट, जो आपके पास है 3200। उसके बाद आपके पास आएगा बैड एंड डाउटफुल डेट की डेबिट साइड पर रेफरेंस देंगे अलाउंस 720। उसके बाद बैड डेट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, रेफरेंस देंगे कैश 150। तो एसओसीआई आपके पास आ गया 3770। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है ये हुआ होगा, सेम वही स्टेप्स है, बस एक टर्न ओवर ये भी कल करवाया था, बाकी तो सब सेम ही है। ये 25% वाला भी आपको आता है। ये आप लोग सर से रिकॉर्डिंग ले रहे हैं या क्या करते हैं? मतलब थोड़ा सा मैं तो स्पीड से जा रही हूँ ना, कि तो ये पिक्चर्स ले रहे होते हैं आप, या साथ साथ लिख रहे होते हैं, या लिखा होता है? अच्छा, लिखा होता है। सर्वकाश को ऐसे कहा है आप लोगों ने? सर्वकाश से कह देना कि अगर किसी को जरूरत हो रिकॉर्डिंग की तो वो दे दे, क्योंकि मेरे पास तो सिस्टम में नहीं हो रहा, मैं क्लाउड पर कर रही हूँ, तो उनके सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है ये। लेकिन चलिए, मैं आज एक काम करती हूँ, मुझे कल भूल गया था, तो मैं आज जो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ना, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी पिक्चर में। तो अगर कोई मसला हुआ तो ये स्टेप्स तो सेम ही है, तो फिर आप कर लें। लेकिन जब बीआरएस वगैरह स्टार्ट करवाऊंगी तो उसमें फिर मैं आपको टाइम दूंगी, मतलब पिक करवा के मैं आपसे कहूंगी लिखिए, जब आप लिख लेंगे तो फिर मैं आगे जाऊंगी। चल नहीं, मैं कहती हूँ सर विकास को कि आपको सेंड कर दें। अच्छा, उसके बाद आए एमसीक्यू नंबर 36, थ्योरी है। Which of the following statement concerning an allowance for receivable is incorrect? Incorrect का मतलब है इनमें से कौन सी चीज जो है वो गलत है। All businesses may create an allowance for doubtful debt in case credit sale customer do not pay their debts. कहता है कि हर बिजनेस को चाहिए कि वो अलाउंस क्रिएट करे अगर क्रेडिट कस्टमर पे नहीं कर पा रहा अपने डेटर्स को, तो अपने पैसों को, डेट्स को। द रिसीवेबल अकाउंट बैलेंस इज रिटन ऑफ व्हेन अ स्पेसिफिक अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट फॉर दैट कस्टमर इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखिए, बी पे कह रहा है कि एक कंपनी को चाहिए कि वो जो अपने रिसीवर का जो बैलेंस है, जो अमाउंट है, वो राइट ऑफ कर दे, बैड डेट बना दे। अगर जब आप कभी स्पेसिफिक अलाउंस क्रिएट करो, जब स्पेसिफिक अलाउंस का मतलब होता है शक है, शायद पैसे मिले इस कस्टमर से, शायद इस कस्टमर से इतने पैसे ना मिले, तो अलाउंस को अलग रखो, बैड डेट को अलग रखो। जबकि वो ऑप्शन बी में कह रहा है कि नहीं, जब आपने स्पेसिफिक अलाउंस लिखा तो उस स्पेसिफिक अलाउंस को बैड डेट बना दो, ये तो गलत है। सेटिंग अप एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ensures that receivables are not overstated। बिल्कुल सही कह रहा है वो, कहते हैं हम अलाउंस इसीलिए बनाते हैं। देखिए, आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी एसेट्स को ओवरस्टेट मत करो। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि एसेट्स नेवर बी ओवरस्टेटेड, एसेट्स को कभी भी ओवरस्टेट ना करना। ये बात प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। अब इसका मतलब ये हुआ, जब आप एसओएफपी बनाते हैं, एसओएफपी मतलब डब्बा, तो उसमें आप लिखते हैं पहले एडजस्टेड कैरी डाउन,
इसमें लेस करते हैं कैरी डाउन अलाउंस इज इक्वल्स टू नेट डेटर्स। जो आप डब्बा बनाते हैं, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है, ये वाला। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1,20,000 हमें कस्टमर्स ने पैसे देने हैं, डेटर्स ने, लेकिन 20,000 पे हमें शक है कि शायद हमें मिले, शायद हमें ना मिले, लेकिन 1,00,000 कन्फर्म है कि वो हमें मिलेंगे। अब ये जो चीज कह रहा है, ये प्रूडेंस कह रहा है। प्रूडेंस कहता है कि अगर आपने 1,20,000 पे एसेट यानी डेटर्स को रिकॉर्ड किया, तो इसका तो हर बंदा ये ज्यूम करेगा कि जी आपने 1,20,000 रुपए लोगों से वसूल आराम से आप कर लेंगे, लेकिन आप आराम से जो वसूल करेंगे वो 1,00,000 करेंगे। तो इसीलिए अलाउंस जो है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू आया गया कि आप 1,20,000 रुपए कन्फर्म नहीं वसूल करेंगे, आप 1,00,000 रुपए कन्फर्म वसूल करेंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऑप्शन सी सही है कि एसेट्स कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, अलाउंस कहता है। डी कहता है द अलाउंस इज यूजुअली एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज द वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इंक्रीजेस एज अ फर्म एक्सपेंड्स। अच्छा, वैसे ये बात भी सही है कि जब आपकी सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी, ऑब्वियस सी बात है, उतने ज़्यादा शक बढ़ेंगे। जैसे पहले आपके पास 1-2 कस्टमर्स आते थे, अब आपके पास 1000 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो जितने कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, उतना ही शक भी बढ़ेगा आपका, उतना ही हर किस्म के लोग आपके पास आके चीज़ें लेकर शायद पैसे ना दें। तो ये भी सही है। तो क्या लग रहा है इसमें से कौन-सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट गलत है? इनकरेक्ट माँगा हुआ है। सारा मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ए, बी, सी और डी ऑप्शन। इनमें से कौन-सा ऑप्शन इनकरेक्ट गलत है? हाँ जी, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी इसलिए देखिए गलत है क्योंकि वो कहता है कि जब आप कोई स्पेसिफिक अलाउंस लिखो, तो उसको बैड डेट बना दो। नहीं, स्पेसिफिक अलाउंस अलग रखो और अपने पास बैड डेट्स को अलग रखो। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, बीटा। ये गलत है। एमसीक्यू नंबर 37। An irrecoverable debt written off 2 years ago is unexpectedly recovered and entered in the cash book। कहता है कि एक कस्टमर था जिसको आपने पिछले कुछ सालों में बैड डेट कहा था, 2 साल पहले, अब उससे पैसे आपको रिकवर हो गए हैं और आपने कैश बुक में लिख लिया। तो डबल एंट्री होती है रिकवरी ऑफ बैड डेट की, कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब जरा सवाल अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी है, यहाँ पर नहीं की हमने फिलहाल। तो आप कहेंगे बताओ व्हाट एडजस्टमेंट इफ एनी विल बी नेसेसरी। फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपल क्रेडिट करना चाहिए बैड डेट। ऑप्शन आएगा बी। वो कहता है ये हम इंटर कर चुके हैं कैश, लेकिन दूसरी एंट्री की समझ नहीं आ रही है, तो दूसरी एंट्री आप करेंगे बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। तो ऑप्शन आएगा बी, बीटा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 38। एन इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिजल्ट्स इन। जब आपके पास अलाउंसेस जितने ज्यादा होंगे, तो उससे क्या होगा? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इस चैप्टर में तो लाइबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ डेटर्स का है। एन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। नहीं, अलाउंसेस और प्रॉफिट का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर अलाउंसेस बढ़ते हैं तो आपके पास प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहता है कि सी, एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अलाउंसेस जब बढ़ते हैं तो आपके पास डेटर्स कम हो जाते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो ऑप्शन सी भी आपके पास गलत है। अ डिक्रीज इन करंट एसेट्स, हाँ जी ये सही है। अलाउंसेस का बढ़ना, डेटर्स का कम हो जाना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा टू एसेट। यानी जब जब आपके पास अलाउंसेस बढ़ेंगे तो एसेट आपके पास कम हो जाएगा, अपोजिट यानी कम हो जाएगा। इंक्रीज इन अलाउंस मींस इसके अपोजिट कर दो एसेट्स को, तो डिक्रीज इन अलाउंस। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, डेल्टा। उसके बाद आपके पास है एमसीक्यू नंबर 39। At 30th September 2014, PL traders had an allowance for doubtful debt of 37,000। 2014 की बात कर रहे हैं, तो 2014 आपके पास हो गई है लास्ट ईयर, और 2015 आपके पास हो गई है करंट ईयर।
कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 15, इस साल क्या हुआ, पिछले साल अलाउंस थे यानी ब्रॉड डाउन अलाउंस 37,000 के, इस साल वो आपसे कहता है कि पीएल ट्रेडर्स रॉट ऑफ मींस ऑलरेडी माइनस वो कर चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टेड आपको डेटर्स दिए हुए हैं, 18,000 के बैड डेट्स हैं इस सवाल में, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज डिसाइडेड दैट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 20,000। शुड बी का मतलब है इतने होने चाहिए ईयर एंड पर, यानी इसने आपको बैड डेट भी सब कुछ दे दिया आराम से 18,000 का, और उसने आपको कैरी डाउन अलाउंस भी दे दिया कि इतना होना चाहिए यानी 20,000, और ब्रॉड डाउन अलाउंस भी गिवन है। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मींस एसओसीआई, यानी वो आपसे स्टेप नंबर 3 मांग रहा है। तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 करेंगे, बैड डेट की डबल एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट 37 सॉरी 18,000। लेजर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटर्स कोई फिगर ही नहीं है, तो जब डेटर्स ही नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद उसने डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कैरेट डाउन अलाउंस 20,000, इसमें लेस करेंगे ओपनिंग अलाउंस, वो भी आपको पहली लाइन में दिया हुआ है 37,000, तो आपके पास आ गया डिक्रीज इन अलाउंस 17,000 का। स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, डिक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री करेंगे, अलाउंसेस डेबिट, बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट, और लेजर बनाएंगे फिर, ताकि यहां से एसओसीआई की फिगर निकल आए। यहाँ पर डेटर का रेफरेंस देकर आप लिखेंगे बैड डेट, जो सवाल में है 18,000, और यहाँ पर आप लिखेंगे बैड एंड डाउटफुल डेट की क्रेडिट साइड पे अलाउंस का रेफरेंस देकर 17,000, तो आपके पास एसओसीआई आ गई है 1,000, तो ऑप्शन आएगा बीटा। अच्छा, यहाँ बल्कि बी और डी में अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे के, वो कहते हैं कि जी डेबिट और क्रेडिट 1,000, आप कहेंगे कि एसओसीआई आया तो क्रेडिट साइड पर है, लेकिन इसकी नेचर जो है वो डेबिट है, तो आप नेचर वाइज चलेंगे तो ऑप्शन बी आएगा। उम्मीद है ये भी हुआ होगा, ये भी तो आसान है, आपके पास वही स्टेप्स हैं। उसके बाद आपके पास है एमसीक्यू नंबर 40। एमसीक्यू नंबर 40 में कहता है एट 31 मार्च सलमा वॉज ओड 47,744 बाय हर कस्टमर। सलमा बहन को किसी कस्टमर ने पैसे देने थे 47,744 के। एट द सेम डेट हर डाउटफुल डेट अलाउंस वाज 3,500। उसी दिन उसके जो डाउटफुल डेट यानी अलाउंसेस थे वो 3,500 के थे। हाउ शुड दीज बैलेंसेस बी रिपोर्टेड ऑन सलमास एसओएफपी। एसओएफपी में आप जानते हैं एक डब्बा आप बनाते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं एडजस्टेड कैरेट डाउन लेस कैरेट डाउन अलाउंस इज इक्वल्स टू नेट डेटर्स। एडजस्टेड कैरेट डाउन आपको दिया हुआ है 47,744, इसमें आप लेस करेंगे 3,500, तो आपके पास नेट डेटर्स आ जाएंगे 44,244 एज करंट एसेट्स, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। सिंपल, उसने आपसे 40 में आपसे एसओएफपी मांगा हुआ है कि एडजस्टेड कैरेट डाउन लिखो, उसके बाद लेस करो इसमें कैरेट डाउन अलाउंस, बस सिर्फ नेट डेटर्स बताओ, तो ऑप्शन आएगा ए। एमसीक्यू नंबर 41, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। आप अलाउंसेस क्यों क्रिएट करते हैं, क्या पर्पस होता है आपका अलाउंस क्रिएट करने का। कहता है कि नंबर ए ऑप्शन में एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इररिकवरेबल डेट्स, बी कहता है रिकॉर्ड द एक्सपेंस ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, नहीं बी तो नहीं हो सकता, इररिकवरेबल डेट्स तो बैड डेट्स हैं, ये अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, बी तो किसी सूरत नहीं हो सकता।
अलाउंसेस अलग है, बैड डेट्स अलग है। बैड डेट का मतलब है कंफर्म बंदा पैसे लेके भाग गया, जबकि अलाउंसेस का मतलब है शक है, शायद पैसे मिले, शायद पैसे ना मिले। सी कहता है मैचेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर इररिकवरेबल डेट्स अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न्ड इन गिविंग राइज टू द पोटेंशियल इररिकवरेबल डेट्स। डी देखते हैं, रिकॉर्ड इररिकवरेबल डेट्स without taking them out of the books of an entity, thus showing the gross and expected amount owed by trade receivables as a current assets। ऑप्शन डी ज्यादा रेलेवेंट है इसमें। जरा ऑप्शन डी पे गौर करें। वो कहता है कि अच्छा, बैड डेट्स में हम डबल एंट्री करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। डेटर्स क्रेडिट करने का मतलब होता है हमने इस अमाउंट को अपने डेटर से, रिकॉर्ड से, बुक से बाहर निकाल दिया, जबकि हम अलाउंसेस में डबल एंट्री करते हैं, अलाउंसेस क्रेडिट, बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट। यानी हम अलाउंसेस को कभी भी अपने रिकॉर्ड से नहीं निकालते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है आपके पास, वो बैड डेट है, आप बोलेंगे यार ये बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया, इसको मैं अपने खाते में लेके क्या करूंगा, इसको निकाल दो खाते से। लेकिन एक बंदा जिस पे आपको शक है कि शायद हमें पैसे मिले, शायद हमें पैसे ना मिले, तो शायद वाले पे आपके ते उम्मीद है कि शायद मिल जाए, तो उसको आप अपने खाते से, अपने हिसाब से, अपनी बुक से नहीं निकालते हो। तो अलाउंसेस भी यही चीज है कि जिन पर शक होता है आप उन्हें अपनी बुक से निकाल के बाहर नहीं फेंकते, आप इस उम्मीद पर होते हो कि शायद पैसे मिल जाएं। तो ये बात तो सही है। उसके बाद जब आप एसओएफपी बनाते हो तो उसमें पहले आप लिखते हो एडजस्टेड कैरी डाउन। तो एडजस्टेड का मतलब होता है ग्रॉस, और फिर उसमें से आप लेस करते हो अलाउंसेस को, तो फिर आपके पास आ जाते हैं करंट एसेट्स। तो इसमें जो ज्यादा रेलेवेंट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है आपके पास, कि रिकॉर्ड्स irrecoverable debts without taking them out of the books of an entity, thus showing the gross and expected amount owed by the trade receivables as current asset। क्लियर? ये 41 वाला अगर नहीं है तो मुझे बता दे ग्रुप में। ये बॉयज और गर्ल्स बाकी भी। कोई मसला है तो 41 वाले बता दें। बॉयज क्लियर है ये वाला पॉइंट, ये थ्योरी वाला। और ये खवातीन भी। मैं 16 17 18 आप लोगों से पूछ रही हूँ यार। सिर्फ एक ही बच्ची ने बोला है अभी तक फिलहाल। ये क्लियर है, बाकी किधर है बॉयज? एमसीक्यू नंबर 42 कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीजेस द टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। 42 में ए तो नहीं आ सकता, लायबिलिटी से कोई कॉन्सेप्ट ही आपके पास नहीं होता इस चैप्टर में। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का भी कोई ताल्लुक नहीं होता इस चैप्टर में। कोई आपने अभी तक इस चैप्टर में कोई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पढ़ी होगी। उसके बाद वो कहता है रिड्यूसेस द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। हाँ जी, अलाउंसेस का बढ़ना, एसेट्स का कम हो जाना। एसेट्स यानी डेटर्स का कम हो जाना। तो ऑप्शन आएगा सी। तो 42 वाले में आ गया, आएगा सी। 43, a transfer to close the bad and doubtful debt account। अब बैड एंड डाउटफुल डेट, जब आप बैड एंड डाउटफुल डेट आप निकालते हैं एसओसीआई में, एसओसीआई में, जब आप एसओसीआई में निकालते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट, तो उसमें आप कहते हैं बताओ वो किधर जाता है फिगर? एसओसीआई सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है आपके पास। ऑप्शन आएगा बी, बीटा। एसओसीआई में बैड डेट्स भी जाते हैं एंड अलाउंसेस भी जाते हैं। तो 43 में जस्ट वो आपसे ये मांग रहा है कि बताओ बैड डेट्स किधर जाते हैं और अलाउंसेस किधर जाते हैं। तो आप बोलेंगे बैड डेट्स अलाउंसेस दोनों जो हैं वो आपके पास एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, बीटा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 44। अच्छा, इसमें से एक एमसीक्यू ऐसा है ना, वो मुझे याद नहीं है, जिसमें लिखा हुआ था रॉट ऑफ के वर रिटन ऑफ, और पीछे आंसर में जो था मेरे ख्याल से उन्होंने उसको अनएडजस्टेड लिखा हुआ था। कुछ इस तरह का कोई एमसीक्यू था जिसमें आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था। एक एमसीक्यू में मसला था।
अब इस नई बुक का तो मुझे आइडिया नहीं, पुरानी बुक्स में ही थोड़ा सा ये इशू था, पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को देखा या नहीं। अगर आप पीछे आंसर मैच करें तो उसमें से एक एमसीक्यू, अच्छा 44 वाला ये, हाँ 44 वाले में देखें, थोड़ा ये क्लैश करेगा आपके साथ बुक में जो गलत लिखा हुआ है इसका आंसर। एट 31 दिसंबर 2022, बात हो रही है 2022 की, ये करंट ईयर है। एंड एंटिटीज रिसीवेबल्स टोटल 400,000, इस साल की जो डेटर्स हैं वो 4 लाख के हैं। एंड एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स ऑफ 50,000 हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड दिसंबर 2021। तो 2021 आपके पास हो गया है लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, और 2022 जो है वो आपके पास है करंट ईयर। उसने आपको पिछले साल का ब्रॉड डाउन अलाउंस दिया हुआ है जो आपके पास है 50,000, और इस साल के आपको डेटर्स भी दिए हुए हैं। इट वाज डिसाइडेड, मैंने आपसे कहा था डिसाइडेड का मतलब है अनएडजस्टेड, अभी तक एग्जामिनर ने इसमें बैड डेट लेस नहीं किया हुआ, तो ये अनएडजस्टेड डेटर्स आपके पास हैं। आपने इसमें बैड डेट लेस करना है, डिसाइडेड का वर्ड यूज हुआ है। तो जो 4 लाख हैं वो आपके पास हैं अनएडजस्टेड डेटर्स। कहता है कि एंड टू एडजस्ट द अलाउंस, अच्छा इस साल के जो बैड डेट्स हैं वो आपके पास हैं 38,000, तो इस 4 लाख में से आपने 38,000 लेस करने हैं। आगे वो आपसे कहता है कि एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवर्स टू 10%। 10% मींस परसेंटेज में आपको दी हुई है, तो जनरल अलाउंस की परसेंटेज आपको दी हुई है। व्हाट चार्ज फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, चार्ज मींस SOCI। स्टेप नंबर 3 तक आप जाएंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1, बैड डेट की डबल एंट्री। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर्स क्रेडिट 38,000। लेजर बनाना पड़ेगा, जरूरी है क्योंकि अनएडजस्टेड है। एडजस्टेड तक हमने जाना है, तो अनएडजस्टेड आपके पास आ जाएगा 400,000 माइनस, इसमें बैड डेट आप लेस करेंगे 38,000, तो आपके पास आ गया कैरेट डाउन एडजस्टेड 362,000। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 आ गया। आपने एडजस्टेड कैरेट डाउन निकाल दिया डेटर्स का। उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने लिखना है, स्टार्ट करना है वही सेम स्पेसिफिक अलाउंस, जो सवाल में कुछ भी नहीं है, जीरो। इसमें ऐड करेंगे जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस आपके पास होते हैं एडजस्टेड 362,000 माइनस गुड डेट जीरो माइनस स्पेसिफिक अलाउंस जीरो इनटू परसेंटेज 10%, तो कितना आया आपके पास जनरल अलाउंस 36,200। तो टोटल या कैरेट डाउन अलाउंस आपके पास आ गया 36,200। इसमें लेस करेंगे ब्रॉड डाउन अलाउंस या ओपनिंग अलाउंस जो आपको दिया हुआ है 50,000, तो आपके पास डिक्रीज इन अलाउंस आ गया 13,800। एसओसीआई मांगी हुई है, तो लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे आप डेटर, और डिक्रीज इन अलाउंस की स्टेप नंबर 3 में डबल एंट्री होगी, अलाउंसेस डेबिट बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो लेजर बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेटर का रेफरेंस देके लिखेंगे बैड डेट, उसके बाद बैड डेट के क्रेडिट साइड पर आएगा, रेफरेंस देंगे अलाउंस 13,800, तो एसओसीआई आ जाएगा आपके पास 24,200। तो इसमें ऑप्शन आना चाहिए डी। अब ये मुझे ये मेरे ख्याल से बुक में थोड़ा चेंज आ रहा है आंसर, क्योंकि उन्होंने उसको अनएडजस्टेड को एडजस्टेड लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें कि ये वाला एमसीक्यू बुक में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। सेम आंसर है बुक में, नहीं इनमें से कोई एक ऐसा एमसीक्यू था जिसमें डिफरेंट आ रहा था, मेरे ख्याल से पुरानी बुक्स में आ रहा था, या नई बुक का मुझे आइडिया नहीं है, कि नई बुक तो अभी आई है ना एफओए के नाम से, तो पहले तो आईटीए था। हाँ मेरे ख्याल से पुरानी बुक्स में जो है वो ऑप्शन सी है, जो नई बुक्स है उसमें इन्होंने सही किया हुआ है।
ये तो आपके पास हो गया एमसीक्यू नंबर 44। उम्मीद है ये भी आपसे हुआ होगा, आसान है, सेम स्टेप्स हैं। एमसीक्यू नंबर अब आते हैं 45। मुझे लगता है आप बैट एंड आउट टू डेट से बोर हो गए हैं, या पता नहीं मैं हो रही हूँ। सेम स्टेप्स हैं। एमसीक्यू नंबर 45। At 30th September 2022, an entity's allowance for receivables amounting to 38,000। 2022 आपके पास वही आ गया, लास्ट ईयर, पिछला साल। तो आपको इसने दिए हुए हैं ब्रॉड डाउन अलाउंस 38,000 के। आगे वो आपसे कहता है कि एट 30 सितंबर 2023, तो 2023 करंट ईयर हो गया। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर आप इतना बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये सेम स्टेप्स है, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, बोरिंग सा। करंट ईयर आपके पास 2023 हो गया। कहते हैं कि इस साल जो रिसीवेबल्स है वो है 868,500 के। अगेन इट वाज डिसाइडेड का मतलब है ये जो 868,500 डेटर्स हैं ये अनएडजस्टेड है। आपने इसको एडजस्ट करना है। और बैड डेट आपके पास है 28,500 के, और अलाउंसेस की परसेंटेज आपको दी हुई है 5%। अगेन सेम वही बात कर रहा है कि जी बताओ एसओसीआई। सेम स्टेप नंबर 1 हम करेंगे। बैड डेट की डबल एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट। फिर आपके पास आ जाएगा 28,500। उसके बाद लेजर बनाएंगे क्योंकि अनएडजस्टेड है, तो डेटर्स का लेजर बना के लिखेंगे अनएडजस्टेड 68,500। इसमें बैड डेट लेस कर देंगे 28,500 से, और आपके पास एडजस्टेड कैरेट डाउन आ जाएगा 840,000। ये आपके पास आ गया है एडजस्टेड कैरेट डाउन। अब उसने जो कि एसओसीआई मांगी हुई है, तो हमें स्टेप नंबर 3 तक जाना पड़ेगा। फिर स्टेप नंबर 2 हम करेंगे। सबसे पहले आएगा स्पेसिफिक अलाउंस 0 प्लस जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस आपका स्टार्ट होगा 840,000 एडजस्टेड कैरेट डाउन माइनस गुड डेट 0 माइनस स्पेसिफिक अलाउंस 0 इनटू परसेंटेज आपके पास है 5%। तो ये आपके पास आ गई है 42,000 की। तो स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस इज इक्वल्स टू कैरेट डाउन अलाउंस। तो एक ही है इसमें, टोटल अलाउंस आपके पास आ गया 42,000। इसमें लेस करेंगे ब्रॉड डाउन अलाउंस, और ब्रॉड डाउन अलाउंस आपके पास उसने आपको दिया हुआ है पहली लाइन में 38,000। तो इंक्रीज इन अलाउंस आया 4,000 का। ये आपके पास आ गया इंक्रीज इन अलाउंस स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 3 में इसकी डबल एंट्री करेंगे। मैं थोड़ा सा तेज इसकी जा रही हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी शायद किया होगा, आसान है। तो इंक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री होगी बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट अलाउंसेस क्रेडिट। अब बस लेजर बनाएंगे। यहाँ पर डेटर का रेफरेंस देकर लिखेंगे बैड डेट, जो इस सवाल में आपके पास है 28,500। और यहाँ पर आप लिखेंगे अलाउंस का रेफरेंस देकर डेबिट साइड पर 4,000। तो कितना आया आपके पास, सही 32,500। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास डी, डेल्टा। उम्मीद है ये भी आपसे हुआ ही होगा, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये भी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 46। Saima creates allowance for doubtful debt according to the length of time the debts has been outstanding। ये वही कैटेगरी जो हमने की थी एमसीक्यू स्टार्ट में ऐसा किया था, कैटेगरी ए बी सी। कैटेगरी ए में कहते हैं कि ऐसे डेटर्स जिनको 30 दिन से कम का टाइम हो चुका है, वो 32,700 रुपीज के लोग हैं, उन्होंने इतने पैसे आपसे ले जा चुकी हैं चीजें, उन पे कोई भी अलाउंस क्रिएट ना करो, वो दे देंगे। जिनको 31 से 60 डेज तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, वो 16,900 रुपीज उनके बनते हैं, और उस पर 4% अलाउंस लो। और जिनको 60 दिन यानी 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, उनके पैसे बनते हैं 8750, और उस पर अलाउंस लो 50%।
तो वो कहते हैं इफ द बैलेंस एट 1 जून 2020, 1 जून 2020 का मतलब है अगर साल के पहले दिन अलाउंस अगर 5600 है, यानी ओपनिंग या ब्रॉड डाउन अलाउंस आपको इसने 5600 दिया हुआ है, तो बताओ फिर आप क्या करोगे? तो आपने सिंपल इसी तरह सेम हमारे पास एक एमसीक्यू था, ऊपर हमने किया था जिसमें था कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में आप कहते हैं 32,700 रुपीज के डेटर्स हैं, इन पर 0% अलाउंस लो, यानी इस पर कोई भी अलाउंस लेने की जरूरत नहीं है। जो कैटेगरी बी वाले लोग हैं उनके पैसे बनते हैं 16,900, उस पर आप अप्लाई करो 4%, तो आपके पास आ जाएगा कैटेगरी बी के अलाउंसेस। कैलकुलेट करना था कितना आया 16,900 का 4%, 676। और जो कैटेगरी सी वाले लोग हैं उनके पैसे बनते हैं 8750, इस पर अलाउंस लो 50%, तो ये आपके पास कितना आया 8750 का 50%, 4375। तो आपके पास आ जाएगा कैरेट डाउन या टोटल अलाउंस, इस साल का अलाउंस 5051। इसमें आप लेस करेंगे ब्रॉड डाउन अलाउंस जो आपको एग्जामिनर ने दे दिया है लास्ट लाइन में, जो आपके पास है 5600। अच्छा, ये डिक्रीज इन अलाउंस आएगा, इस साल के अलाउंसेस कम है, 5051 है, पिछले साल आपने ज्यादा अलाउंसेस क्रिएट किए हैं 5600 के, तो आपके पास आ जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस 549 का, तो ऑप्शन आएगा डेल्टा डी। ये तो सिंपल हमने किया भी था सेम इसी तरह का ऊपर। उम्मीद है ये भी आप लोगों से हुआ ही होगा। एमसीक्यू नंबर 47। एमसीक्यू नंबर 47 में कहता है एमएस क्लब रिसीवर्स लेजर अकाउंट शोज अ बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ रुपीज 58,200। ये आपको उसने डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है बिफोर मेकिंग, बिफोर का मतलब है अनएडजस्टेड, अभी तक एग्जामिनर ने इसमें चीजें एडजस्ट नहीं की, आपने करनी है। एमएस विशेस टू राइट ऑफ डेट्स अमाउंटिंग टू 8900 एज ही बिलीव्स दे आर इररिकवरेबल, यानी ये बैड डेट्स आपको दिए हुए हैं। विशेस का मतलब है अभी तक उसने इसे माइनस नहीं किया, अनएडजस्टेड है। MS also wishes to make a specific allowance for the LW debt of 1350 and IQ debts of 750। ये आपको specific allowance दो बंदों के दे दिए हैं। आगे कहता है MS wishes to maintain a general allowance of 3%। ये आपको general allowance किसने परसेंटेज दी हुई है? कहता है बताओ अगर लास्ट ईयर के अलाउंस यानी ब्रॉड डाउन अलाउंस, पिछले साल का अलाउंस इस साल का ब्रॉड डाउन बनेगा। अगर ब्रॉड डाउन अलाउंस 5650 है तो व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज मींस एक्सपेंस। आपने स्टेप नंबर 3 तक जाना है। तो सबसे पहले आप करेंगे स्टेप नंबर 1, बैड डेट की डबल एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो आपके पास आ जाएगा बैड डेट ना 8900। उसके बाद आपने लेजर बनाना है डेटर का, क्योंकि अनएडजस्टेड है। अनएडजस्टेड आपको दिए हुए हैं 58,200 के, इसमें आपने बैड डेट लेस करना है। तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैरेट डाउन 49,300। वही स्टेप्स हैं, वही सेम सिनेरियोज जो आपने किए हैं अभी तक। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। उसके बाद आप जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर। स्पेसिफिक अलाउंस अब शुक्र है सवाल में है, दो हैं। एक आपके पास है 1350 प्लस 750, फिर इसमें ऐड करेंगे आप जनरल अलाउंस, स्टार्ट होगा एडजस्टेड डेटर से 49,300, इसमें लेस करेंगे आप स्पेसिफिक अलाउंस, और इसमें लेस करेंगे गुड डेट्स। इस सवाल में कोई भी आपके पास गुड डेट्स नहीं है, तो आप गुड डेट्स लेंगे 0 इनटू परसेंटेज। परसेंटेज आप अप्लाई करेंगे 3% जनरल की, तो जनरल अलाउंस आ गया आपके पास 1416। जरा आप स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस को ऐड करें, कितना आया?
टोटल या कैरिड डाउन अलाउंस? 3516। इसमें आपने लेस करना है ब्रॉड डाउन अलाउंस, और जो आपके पास है ब्रॉड डाउन अलाउंस 5650। तो आपके पास डिक्रीज इन अलाउंस आ गया 2134 का। अब स्टेप नंबर 3 तक जाना है हमने, तो हम करेंगे सिंपल डिक्रीज इन अलाउंस की डबल एंट्री। अलाउंसेस डेबिट, बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट 2134। और एक लेजर बनाएंगे एसओसीआई के लिए। यहाँ पर बैड डेट लिखेंगे डेटर का रेफरेंस देकर, और बैड डेट्स आपके पास है 8900, और यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस देंगे अलाउंस का 2134। तो हमारे पास एसओसीआई आ गया है 6760। तो ऑप्शन आ जाएगा 6760। ये तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा 66 है, ऑप्शन ए। अच्छा मुझे ये बता दें कि ये 48 49 50 हुआ आप लोगों से या नहीं? सारे बता दूं कि मसला है तो बता दें, मैं वो भी करवा देती हूँ। मेरे ख्याल तो सेम लग रहे हैं। ये बाकी बॉयज से बता दो, बाकी गर्ल्स से बता दें ये हुआ है कि नहीं 48 49 50 वाला। बाकी प्लीज बच्चों अगर किसी का रह गया तो मुझे बता दे, मैं करवा देती हूँ। क्योंकि अब ग्रुप में तो सब बता रहे थे, हो सकता है कोई बच्चा हेजिटेट करके ना बता रहा हो, तो बता दे अगर कोई वो है तो। ये मुझे तो लग रहा है सेम ही है 48 49 50, वही स्टेप 1 2 3 वही सेम ही है। MCQ 48। अच्छा MCQ नंबर 48 कहता है इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP एट 31 दिसंबर 2015 केक के रिपोर्टेड ग्रॉस रिसीवेबल्स ऑफ 12,000। अच्छा इसने आपको रिसीवेबल्स दिए हुए हैं 2015 के ड्यूरिंग 2016, यानी ब्रॉड डाउन रिसीवेबल्स आपको दिए हुए हैं। इस 2016 में ये हुआ कि आपने सेल्स की हैं ऑन क्रेडिट, यानी डेटर्स हो गए 125,000 के, और आपने कैश रिसीव किया कस्टमर से 11500, सॉरी 115,500 का। आगे कहता है एट 31 दिसंबर 16 इस साल में विश्ड टू राइट ऑफ, तो यानी अनएडजस्टेड डेटर्स है, आपने बैड डेट लेस करना है 7100 की। और उसने बोला हुआ एंड इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवर्स बाय 950 टू 2100। वो कहता है कि इंक्रीज इन अलाउंस करो, उसने खुद बता दिया कि 950 से 2100 पे लेकर आओ, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस। व्हाट इज द नेट रिसीवेबल्स फिगर एट 31 दिसंबर? नेट रिसीवेबल्स मांग रहे हैं वो आपसे। नेट रिसीवेबल्स का मतलब होता है SOFP मांग रहे हैं वो आपसे, नेट डेटर्स।
लेकिन इसके लिए ना आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। हमने शायद इस तरह के शुरू में एक एमसीक्यू किया था, मेरे ख्याल से मैंने फिजिकल करवाया था कि क्या इस तरह कोई था, जिसमें आपने डेटर्स खुद मालूम करना था। सबसे पहले आप डेटर जब भी स्टार्ट करते हैं, डेटर्स अगर आपको एग्जामिनर ने खुद ना दिए हों, तो फिर आपने खुद मालूम करते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं ब्रॉड डाउन से। तो आपको ब्रॉड डाउन उसने दिए हुए हैं 12,000। ये आपको इसने डेटर्स दिए हुए हैं ब्रॉड डाउन 12,000 के। अगर आपको याद, तो मैंने जब आपको पहला इस चैप्टर का पहला लेक्चर किया था, उसमें भी हमने सेम यही लिखा था। पहले हमने ब्रॉड डाउन लिखा था, उसके बाद वो कहता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब है सेल्स का रेफरेंस देके हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 125,000। ये हो गया। उसके बाद वो कहते हैं हमें कैश मिला, तो कैश से डेटर्स कम हो जाते हैं 11,500। और वो कहता है कि बैड डेट्स भी हैं, तो बैड डेट से भी डेटर्स कम हो जाते हैं, क्रेडिट साइड पर आएगा 7,100। और फिर आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैरिड डाउन 14,400। ये बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, पहले लेक्चर की तरह ही है कि आपने ब्रॉड डाउन लिखना है, आपने फिर डेटर्स ये वाली फिगर लिखनी है जो इस साल आपने चीजें बेची कर्जे पर, फिर आपको कैश मिला तो डेटर्स कम हो गए, बैड डेट से डेटर्स कम हो गए हैं, तो 14,400 आ गया एडजस्टेड कैरिड डाउन। अब आपने स्टेप नंबर 2, अच्छा स्टेप नंबर 2 तक जाने की जरूरत नहीं है, ये चले चले भी जाएं तो उसने आपको खुद बता दिया स्टेप नंबर 2 में कि अलाउंसेस को कहाँ तक लेकर आओ, टू 2,100 तक लेकर आओ। यानी कैरिड डाउन या टोटल अलाउंस उसने आपको दे दिया 2,100। ये कैरी डाउन अलाउंस, वो कहता है कि एंड इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बाय 950 टू 2,100। 2,100 तक अपने पास अलाउंसेस को लेकर आओ, यानी कैरी डाउन या टोटल अलाउंस दे दिया। तो जब आप एसओएफपी बनाते हैं, तो एसओएफपी बनाते हुए आप लिखते हैं पहले एडजस्टेड कैरी डाउन जो 14,400 है, इसमें आप लेस करते हैं कैरी डाउन अलाउंस तो 2,100। तो आपके पास आ जाएगा नेट डेटर्स 12,300 का। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। क्लियर है ये आप मंजर? चलिए जी, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। बाकी 49, 50 तो सेम ही है, वही स्टेप्स हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर हम करेंगे बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो भी थोड़ा लेंथी है, इन्वेंट्रीज वाला थोड़ा लेंथी है, और करेक्शन ऑफ एरर्स इतना लेंथी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो पहले बीआरएस और इन्वेंट्रीज करेंगे, फिर करेक्शन ऑफ एरर्स पर आएंगे। चलिए जी, शुक्रिया।